नमस्कार। तो आज हम देखेंगे द्विवेदी युग को। जिस तरह से भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जाना गया, उसी तरह से हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से जाना गया। और हम यह कह सकते हैं कि द्विवेदी युग आधुनिक खड़ी बोली के विकास का एक ऐसा महत्वपूर्ण युग रहा है कि सिलसिलेवार तरीके से खड़ी बोली में रचना इसी युग से रची जाने लगी, द्विवेदी युग से। और अगर हम द्विवेदी युग के समय सीमा की बात करें तो 1900 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक द्विवेदी युग की समय सीमा मानी जाती है। तो चलिए देखिए, आज का पहला प्रश्न है, कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत या फिर गंगावतरण। यहाँ पर आपको द्विवेदी युग के जितने भी साहित्यकार या रचनाकार हुए ना, उनके नाम पता होना चाहिए। ठीक है, आप रट लेना उन नामों को, या जिस तरह से आपने समझने होंगे समझ लेना, और तभी आप अच्छे से पता कर पाएंगे कि भारतेंदु युग के साहित्यकार कौन है और द्विवेदी युग के कौन है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पे, सही विकल्प होगा डी, गंगावतरण जो है श्रीधर पाठक की रचना नहीं है, बल्कि यह किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, 1927 ईस्वी में रची गई थी। ठीक है, रत्नाकर आधुनिक युग के श्रेष्ठ ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं, जबकि जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा तथा भारत गीत श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। तो यहाँ पर विकल्प सी सही होगा, क्योंकि द्विवेदी युग के बारे में दोनों विकल्प सही हैं, है ना। क्रमांक 1 भी सही है और 2 भी सही है। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। तो इतिवृत्तात्मकता भी द्विवेदी युग की ही विशेषता है और राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना भी। अन्य विशेषताओं की बात करें द्विवेदी युगीन, तो देशभक्ति का भी इसमें साहित्य रचा गया, अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध किया गया, रचनाओं के द्वारा वर्णन प्रधान कविताएं रची गई, मानव प्रेम झलकता है इन द्विवेदी युगीन कविताओं में, है ना, और प्रकृति चित्रण भी मिलता है तथा खड़ी बोली का एक परिनिष्ठित व्याकरणिक रूप मिलता है द्विवेदी युग में। तो ये द्विवेदी युग की क्या रही? विशेषताएं रही। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखिए, साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। प्रस्तुत कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, गुलाब राय का, नंदुलारे वाजपेयी का या फिर राम कुमार वर्मा का? तो देखिए विकल्प सी, नंदुलारे वाजपेयी जी का यह कथन है कि साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। ठीक है, नंदुलारे वाजपेयी जी का है। और मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित जो साकेत था ना, वह 1931 ईस्वी की रचना थी, जो राम कथा पर आधारित है। राम को यहाँ पे इन्होंने आधुनिक मानव के रूप में प्रस्तुत किया है गुप्त जी ने। ठीक है, और क्या पता चलता है कि इस ग्रंथ में उर्मिला का प्रधान चरित्र है तथा उसका नायक लक्ष्मण से वियोग एवं वियोग में उसकी अधीरता और साथ धैर्य प्रमुख वर्ण्य विषय हैं। मतलब जिस तरह से इस रचना में दिखाया गया है कि उर्मिला और लक्ष्मण किस तरह से, क्योंकि लक्ष्मण तो चले जाते हैं अपने भाई राम के साथ, उर्मिला उनके वियोग में कैसे रहती है, उनसे इतने वर्ष दूर कैसे रहती है, तो उसी बात को यहाँ पे दर्शाया गया है। और साकेत जो शब्द है ना, मूलतः पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है अयोध्या। और इसमें साकेत में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। 12 सर्गों में यह रचना विभक्त है। और साथ में ही मैथिलीशरण गुप्त को साकेत लिखने के लिए प्रेरणा मिली थी सन 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, है ना, क्योंकि ये छद्म नाम से भुजंग भूषण भट्टाचार्य से लिखे कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक लेख से मिली है। ठीक है, पहले इसको छद्म नाम से लिखते थे, ये भुजंग भूषण भट्टाचार्य से इन्होंने ऐसा शीर्षक डाला था कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। फिर इस बात से उन्हें बुरा लगा था, तो फिर उन्होंने लिख ली थी यह रचना। आगे देखिए,
डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जनवादी काव्य कहा है, महत्वपूर्ण बात। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिलीशरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है। देखिए कितने प्रश्न बन रहे हैं आपके एक साथ साकेत के बारे में। सही है ना। नेक्स्ट है प्रश्न 62। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप देखने को मिलता है, वह कौन सा है? कौन सा है? देखिए यहाँ पे विकल्प देखिए, विरहिणी नायिका का है, प्रेयसी का, सामाजिक समाज सेविका का, या फिर ग्रामीण बाला का। तो प्रिय प्रवास जो रचना है हरिओद जी की, उसमें हमें राधा का जो रूप मिलता है ना देखने को, वह मिलता है एक समाज सेविका का रूप। ठीक है। हरिओद के ने 3 प्रबंध काव्य भी लिखे हैं, जैसे कि प्रिय प्रवास 1914 की रचना है, परिजात 1937 की रचना है, और वैदेही वनवास 1940 की रचना है। अब देखिए प्रिय प्रवास के बारे में कुछ तथ्य कि प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना बिलाप था। देखिए पहले क्या नाम था इसका? प्रिय प्रवास का ब्रजांगना बिलाप। और यह पूरा काव्य जो है, संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। हरिओद द्वारा ब्रजभाषा में रचित रस कलश जो 1931 की रचना है, एक रीति ग्रंथ है। तो आप देख सकते हैं भारतेंदु युग में तो ब्रजभाषा में रचनाएं रची गई, लेकिन कुछ कुछ रचनाएं देखिए द्विवेदी युग में भी रची गई, जैसे कि रीति ग्रंथ है हरिओद द्वारा रचित रस कलश। वहीं पर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को। और किसने कहा है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से मैथिलीशरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है? पंचवटी, सिद्धराज, नहुष या फिर पथिक? तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। जो पथिक खंड काव्य है मैथिलीशरण गुप्त का, वह खंड काव्य नहीं है। ठीक है। पथिक खंड काव्य की रचना 1920 ईस्वी में राम नरेश त्रिपाठी द्वारा की गई है। पथिक किसका है? राम नरेश त्रिपाठी जी का। अन्य सभी विकल्प जैसे कि पंचवटी, सिद्धराज तथा नहुष मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य हैं। अब पूछा जाता है कौन सा महाकाव्य है, कौन सा खंड काव्य है, तो यह बात पता होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है। यहाँ पे और क्या लिखा है कि मैथिलीशरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया है। ठीक है। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक काव्य भी लिखा है। जयद्रथ, बद्ध, भारत भारती, द्वापर, कावा और करबला मैथिलीशरण गुप्त के अन्य प्रमुख खंड काव्य हैं। तो देखिए भाई कितनी बातें, और ये जो जितनी भी बातें यहाँ पे बताई गई है ना, प्रश्न यहीं से बनते हैं और यहीं से बने भी हैं आज तक, इन्हीं बातों से। एक्स्ट्रा क्यों पढ़ना किसी कवि के बारे में कि उसका पूरा का पूरा पढ़ो, उन्होंने क्या किया था, ये किया था, जो आता है वही पढ़ो, जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वही पढ़ना चाहिए। और मुझे इस बुक से बहुत अच्छी तरह से पता चल रहा है कि देखिए प्रश्न यहीं से बने थे आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है किसे? प्रिय प्रवास को, यशोधरा को, साकेत को या विष्णुप्रिया को? तो नो डाउट विकल्प ए सही उत्तर होगा। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का महाकाव्य माना जाता है ना। अभी हमने देखा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 1865 ईस्वी में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था, और जो प्रिय प्रवास है वो 1914 ईस्वी की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस संपादित रचना के संदर्भ में है? विनय पत्रिका, लाल चंद्रिका, बिहारी रत्नाकर या कबीर ग्रंथावली? तो चलिए देखते हैं। देखिए यह कथन कहा है कि जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ, आज तक हिंदी का अन्य कोई ग्रंथ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का यह कथन था बिहारी रत्नाकर के संदर्भ में। ठीक है। जिसके रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है, लाल चंद्रिका लल्लू लाल की, बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर की, और कबीर ग्रंथावली डॉक्टर श्याम सुंदर दास की, है ना। तो ये प्रश्न जिस भी तरह से यहाँ पे दिए गए हैं, कहीं ना कहीं मैंने पीछे वाली वीडियोस में भी कराए हैं, लेकिन आप लोगों ने
पीछे वाली जो वीडियोज जो मैंने आज तक डाली वो बिल्कुल भी नहीं देखी हैं। बड़ी मुश्किल से 100 व्यूज़ भी नहीं आते उसमें। तो वे भी सारे अच्छे प्रश्न हैं। अगर आपको टाइम लगेगा ना तो आप उनको भी देखना, सभी वीडियोस को, ठीक है। तो यहाँ पर जो विकल्प दिए थे देखिए कि लाल चंद्रिका किसकी रचना है, बिहारी रत्नाकर, विनय पत्रिका, तो उन्हीं के बारे में था यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कि विनय पत्रिका तुलसीदास की, लाल चंद्रिका लल्लू लाल की, ठीक है। बाकी पहले भी ये प्रश्न मैंने वीडियोस में पढ़ाए हैं आपको, नो डाउट। नेक्स्ट देखिए, हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। यह कथन किसका है भाई? डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, या पंडित नंद दुलारे वाजपेयी जी का? तो देखिए विकल्प बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में कि हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा क्या रहेगा? ऋणी रहेगा। क्यों? क्योंकि द्विवेदी जी के युग में क्या देखा हमने? व्याकरण की शुद्धता देखी, भाषा की सफाई देखी, ठीक है, जो भारतेंदु युग में नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, श्यामा नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित हल्दी घाटी एक खंड काव्य है। जौहर राजस्थान के इतिहास के लोमहर्षक आत्म बलिदान पर आधारित महाकाव्य है। उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया, या फिर उनके संस्कार द्विवेदी युगीन दृष्टिकोण उपयोगितावादी और भाव विस्तार मर्यादावादी हैं। तो यहाँ पर असंगत पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित, ठीक है, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा, राइट। बाकी ए, बी और सी विकल्प तीनों सही हैं। आप इनको वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, है ना। कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्यधारा में लक्षित नहीं होती? प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत प्रभृति सभी काव्य रूपों का प्रचलन, हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का अधिकाधिक प्रयोग, या फिर आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल? तो देखिए विकल्प बी, हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता क्या है? यह प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्यधारा में लक्षित नहीं होती। बाकी द्विवेदी युग में प्रबंध काव्य भी रचा गया, मुक्तक भी रचा गया, प्रगीत प्रभृति तथा काव्य रूपों के कई तरह के प्रचलन मौजूद रहे, लेकिन हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता नहीं रची गई ज्यादा प्रचुर मात्रा में द्विवेदी युग में, ठीक है। बाकी खड़ी बोली का भी अधिकाधिक प्रयोग हुआ, आदर्शवाद और नैतिकता पर इन द्विवेदी युगीन कवियों ने साहित्य रचा। तो यह भी सही है, लेकिन विकल्प बी सही नहीं है, राइट। आगे देखिए, मैथिलीशरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? उर्मिला उताप रचना ही राम कथा के रूप में परिवर्तित होकर साकेत के नाम से प्रकाशित की गई। उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियां हैं। भारत भारती में आद्यंत भारत का गौरवगान वर्णित है, और पंचवटी का कथानक शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित है। तो देखिए पंचवटी का जो कथानक है वह शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित है, बिल्कुल सही है ना। और उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया ये भी इनकी रचना है। उर्मिला उताप रचना राम कथा के रूप में बाद में परिवर्तित करके साकेत नाम से प्रकाशित की गई, यह भी सही है, लेकिन विकल्प सी सही नहीं है कि भारत भारती में आद्यंत मतलब आदि से लेके अंत तक, शुरू से लेके अंत तक भारत का गौरवगान का वर्णन है, तो यह सही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1912 ईस्वी में प्रकाशित मैथिलीशरण गुप्त जी की जो काव्य कृति है ना भारत भारती, उसमें कई सामाजिक आयामों पर विचार किया गया है, ठीक है। यह ग्रंथ 3 भागों में बांटा है, और जिसमें कि कौन कौन से खंड है? अतीत खंड, वर्तमान खंड तथा भविष्यत खंड। अतीत खंड भारतवर्ष के इतिहास पर गर्व करने को पूर्णतः विवश करता है, तो दूसरी ओर वर्तमान खंड जो है उसमें दारिद्र्य, नैतिक पतन, अव्यवस्था और आपसी भेदभाव से जूझते उस समय के देश की दुर्दशा को दर्शाते हुए सामाजिक नूतनता की मांग रखी गई है। भविष्यत खंड इसमें जो दर्शाया गया है उसमें समस्या समाधान के निराकरण और लोगों से उसके लिए आह्वान करने के प्रयास से संबंधित
है, ठीक है, जो भविष्यत खंड है। तो इसीलिए मैथिली शरण गुप्त ने द्विवेदी जी के जो लेख से प्रेरणा लेकर उर्मिला उताप रचना प्रारंभ की थी, जिसके 4 सर्ग सन 1920 के पहले ही रचे जा चुके हैं। किंतु बाद में गुप्त जी ने अपनी रचना को संपूर्ण रामकथा का रूप देने का विचार किया और इसे साकेत के नाम से रचकर प्रकाशित करवा लिया। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, है ना। और वहीं पर पंचवटी की बात कही गई है कि पंचवटी 1925 में रचित है गुप्त द्वारा और यह खंड काव्य है और इसका कथानक राम साहित्य के चिर परिचित प्रसंग शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित है। ठीक है, तो कितनी बातें पता चली आपको यहाँ पे गुप्त जी के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा रची गई है। तो अभी हमने देखा पंचवटी जो खंड काव्य है वह 1925 ईस्वी की रचना है, किसकी, मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वे धर्म में विशिष्ट द्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर बचन सिंह ने या फिर डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने। तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। डॉक्टर बचन सिंह ने कहा है मैथिली शरण गुप्त के विषय में कि वे धर्म में विशिष्ट द्वैतवादी हैं और विचारों में गांधीवादी तथा साहित्य में कैसे हैं, अभिधावादी। ओके, और साथ ही देख लीजिए यहाँ पर कि मैथिली शरण गुप्त को हिंदी साहित्य में दद्दा नाम से जाना जाता है और उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं भारत भारती 1912 की रचना है। इसी के बाद, इसी रचना को पढ़ने के बाद महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया था मैथिली शरण गुप्त को। और मैथिली शरण गुप्त ने 12 वर्ष की अवस्था में ही ब्रज भाषा में कनकलता नाम से कविता रचना की थी। तो देखिए 12 वर्ष की आयु से ही इन्होंने क्या किया था, कहीं ना कहीं साहित्य रचना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है। राम नरेश त्रिपाठी की, राम कुमार वर्मा की, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की या फिर मैथिली शरण गुप्त की। तो कृषक क्रंदन जो रचना है, कृषक क्रंदन, वह है शुक्ल स्नेही की रचना, है ना, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। बाकी प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल, तरंग, करुणा, कादम्बनी वगैरह इनकी रचनाएं हैं। और राम नरेश त्रिपाठी की बात करें तो इनकी जो काव्य कृतियां हैं, मिलन है ना 1918 ईस्वी की, पथिक, मानसी, स्वप्न, कविता, कौमुदी, ये इसको सही कालक्रमानुसार भी पूछा जाता है। राम नरेश त्रिपाठी की जो ये रचनाएं हैं ना, यहाँ पे तो दिया जाएगा आपके सामने, ये नाम दिए जाएंगे इन रचनाओं के, पूछा जाएगा कि सबसे कालक्रमानुसार बताना है कि सबसे पहले कौन सी रचना, उसके बाद कौन सी, तो इनको याद करना है आपने। और गुप्त जी के मैथिली शरण गुप्त की तो हमने अभी देख ली है ना पहले भी। आगे देखिए, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी कौन सी सही होगी। कौन सा विकल्प सही होगा, ए, बी, सी या फिर डी। देखिए, जय भारत, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के नाम हैं। तो विकल्प बी सही होगा यहाँ पे, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में, क्योंकि भारत भारती 1912 की रचना है, फिर उसके बाद आती है साकेत 1931 ईस्वी में, फिर उसके बाद यशोधरा आती है 1932 में, तथा फिर जय भारत आती है 1952 में। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जिनको राष्ट्र कवि कहा जाता है और इनको साहित्य जगत में दद्दा नाम से जाना जाता है। ओके, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुलसीराम शर्मा का, गोपाल चंद्र सिंह का, अनूप शर्मा का या फिर जगदम्बा प्रसाद का। तो विकल्प डी, जगदम्बा प्रसाद। देखिए डिफरेंट सा नाम है तो आपको याद रह जाएगा। जगदम्बा प्रसाद का इनका नाम हितैषी है, उपनाम। ठीक है, 1895 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1957 में इनकी मृत्यु होती है। उत्तर प्रदेश से ये ताल्लुक़ रखते थे और इनका उपनाम हितैषी था। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो मातृगीता, कलौलिनी, वैकाली दर्शन आदि इनकी रचनाएं हैं। बट मेन यही है, आज तक इनकी रचनाएं तो बड़ी कम पूछी गई हैं, लेकिन हितैषी नाम बहुत पूछा गया, उपनाम किसका है, तो ये याद रखना है आपने। ओके, आगे देखिए, प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य बताना है कौन सा है। ओके, इसमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है।
इसके छंदों में तुकांतता नहीं है तथा इसमें स्थायी सर्ग है। तो आप देखकर समझ गए होंगे। अच्छा, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा सही होगा? 1 और 3, 2 और 4, 1 और 4 या फिर 2 और 3। थोड़ा सा आप भी प्रयास कीजिएगा, अपने माइंड पे प्रेशर डालिएगा कि कौन कौन से विकल्प सही होंगे। तो देखिए, विकल्प डी 2 और 3 जो हैं सही तथ्य हैं। अभी दोबारा से देखिए कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है, बिल्कुल सही। और क्या बोला यहाँ पे? 3, इसके छंदों में तुकांतता नहीं है। ठीक है, तो 2 और 3 विकल्प सही हैं, बाकी गलत है। ओके, आगे देखिए, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। सबसे पहले कौन होंगी? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर है जन्म काल के अनुसार विकल्प ए सही है। ठीक, क्योंकि देखिए श्रीधर पाठक का जन्म हुआ था 1858 ईस्वी में, अयोध्या सिंह उपाध्याय का हुआ था 1865 में, फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का 1883 में और राम नरेश त्रिपाठी का 1889 में। 89, इसको 89 पढ़ते हैं। ठीक है, और जो 79 होता है उसको क्या पढ़ते हैं? उसको 79 पढ़ते हैं। आप जानते होंगे, हिंदी साहित्य के स्टूडेंट थे तो हिंदी साहित्य वाले विद्यार्थी तो अच्छे से जानते हैं। बाकी जो अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी होते हैं ना, उनमें कन्फ्यूजन होता है, वे नहीं पहचान पाते अच्छे से, है ना। तो देखिए, पहले श्रीधर पाठक, फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और फिर राम नरेश त्रिपाठी। आगे देखिए, हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राजा परंतु हमारे कृष्ण ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है? सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की चारदीवारी में कैद होती हैं। किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती हैं। किसान जो राज समाज से है अधिक सुखी है और राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। तो देखिए, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है? तो डी जो विकल्प है वह सही नहीं है कि राज्य सुख जो है भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। बाकी ए बी सी सही है। ठीक है, क्योंकि इस प्रसंग के माध्यम से उर्मिला का यह विचार कि राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है सही नहीं है। बाकी उपयुक्त देखो, तीनों जो है सही विकल्प है। और यह मैथिली शरण गुप्त की जो साकेत महाकाव्य का 9वां सर्ग है, वहां से ये पंक्तियां ली गई हैं उर्मिला की, जब उर्मिला कहती है कि हम राज्य के लिए मरते हैं। ठीक है, राज्य के लिए मरते नहीं है, हम राज्य लिए मरते हैं और सच्चा राज्य परंतु हमारे कृष्ण के ही करते हैं। चलिए आगे देखिए, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो श्रीधर पाठक होगा इसका सही आंसर। श्रीधर पाठक की ही यह काव्य पंक्तियां हैं कि आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। ओके, और श्रीधर पाठक की कौन सी रचना से यह पंक्तियां ली गई हैं? तो देखिए, गोल्ड स्मिथ उनकी रचना है, जो हरमिट का खड़ी बोली में इन्होंने अनुवाद किया है एकांतवास योगी नाम से। तो वहीं से यह पंक्तियां ली गई हैं। ठीक है, बाकी अंबिका दत्त व्यास, राम नरेश त्रिपाठी तथा हरिओद इसके जो विकल्प हैं यहाँ पे वे असंगत हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? उद्धव शतक, सुंदरी तिलक, रत्नाष्टक या फिर समालोचना दर्श। तो देखिए, विकल्प बी सुंदरी तिलक रत्नाकर जी की रचना नहीं है, यह घनानंद की कविताओं का संकलन है। अब प्रश्न बनता है कि घनानंद की कविताओं का संकलन किस नाम से है? तो सुंदरी तिलक नाम से है। ठीक है, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संकलित किया है बाद में। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्विवेदी काल के रचनाकार हैं और इनका जन्म 1866 में हुआ था। और गंगावतरण 1927 ईस्वी की रचना है इनकी, और उद्धव शतक 1929 की, हिंडोला 1894 ईस्वी की है और विराष्टक आदि रत्नाकर जी की काव्य कृतियां हैं।
राइट। नेक्स्ट है पथिक किसका काव्य संग्रह है। अभी हमने देखा पीछे भी, और जो मैंने पहले भी प्रश्न करवाए हैं उसमें भी कई बार यह प्रश्न आया है। ठीक है, पथिक किसकी है, राम नरेश त्रिपाठी जी की है, 1920 ईस्वी की रचना। चलिए 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 नेक्स्ट, अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया है। खड़ी बोली में, बिल्कुल इजी है ना। आगे देखेंगे, श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया है। उजड़ग्राम, जासूस, ऋतु संहार या फिर रस कलश। तो विकल्प ए उजड़ग्राम है ना, इसका अनुवाद किया है इन्होंने ब्रज भाषा में, उजड़ग्राम जो रचना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एकांतवास योगी जो रचना है 1886 ईस्वी में, वह अनुवाद है खड़ी बोली में किस रचना का, गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट का। ठीक है, गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट, उसका अनुवाद किया श्रीधर पाठक ने एकांतवास योगी नाम से 1886 में। वहीं पर गोल्ड स्मिथ की जो दूसरी रचना थी डेजर्टेड विलेज, उसका इन्होंने उजड़ग्राम नाम से क्या किया, अनुवाद किया 1889 ईस्वी में ब्रज भाषा में, उजड़ग्राम का। ठीक है, उजड़ग्राम नाम से। फिर तीसरी रचना है श्रांत पथिक। तो श्रांत पथिक जो रचना है इनकी, गोल्ड स्मिथ की ही जो तीसरी अन्य रचना है ट्रैवलर, उसका अनुवाद किया इन्होंने खड़ी बोली हिंदी में 1902 ईस्वी में श्रांत पथिक नाम से। तो 3 प्रश्न यहाँ पर भी है भाई, ध्यान से इनको याद रखिएगा। ओके, आगे देखिए, गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की है। अर्जुन, द्वापर, यशोधरा या फिर झंकार। तो विकल्प सी यशोधरा है ना। यशोधरा जो उनकी 1932 ईस्वी की रचना है, वह गुप्त जी ने एक गीति नाट्य शैली पर की है इसकी रचना। और महात्मा बुद्ध जब संन्यास लेते हैं तो उसके बाद यशोधरा की जो भावनात्मक, संवेदनात्मक, उदात्त स्थिति होती है ना, बहुत इमोशनल, उसका चित्रण किया है यहाँ पर गुप्त जी ने। ठीक है, किसका, महात्मा बुद्ध की जो पत्नी होती है यशोधरा, उनका। और एक पंक्ति में देख लीजिए यहाँ पर कि सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यह बड़ा व्याघात। जैसे आपने देखा होगा सीरियल में भी कि रातों रात जो है गौतम बुद्ध चले जाते हैं अपना राजपाट त्याग कर, है ना। जो उनका बेटा होता है राहुल, जो सोया होता है अपनी माँ के साथ, तो उसकी भी दया नहीं आती उनको, वो चले जाते हैं राजपाट छोड़कर। तो इस बात से अचंभित होती हैं यशोधरा और कहती हैं कि सिद्ध हेतु स्वामी गए, कि मेरे स्वामी किसी सिद्धि हेतु ही गए हैं, किसी सिद्धि को प्राप्त करने हेतु ही गए हैं, ये बड़े गौरव की बात है। लेकिन चोरी चोरी गए, यह बड़ी दुख देने वाली बात है, बड़ी व्याघात पहुंचाने वाली, चोट पहुंचाने वाली बात है। ठीक है, तो साकेत जो था, बाकी जो रचना है यहाँ पे गुप्त जी की 1931 ईस्वी की रचना है, जो महाकाव्य है, और इसी पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान भी मिला था साकेत पर। ठीक है, और गुप्त जी के जो गुरु हैं वे कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिनके नाम पर द्विवेदी युग पड़ा है ना। बाकी इनकी रचनाएं हमने देख ली हैं, भारत भारती, झनकार, द्वापर, जयद्रथ वध, रंग में भंग। आगे देख लीजिए एक और प्रश्न, मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 किसकी रचना है। मुक्तिबोध की, पंत की यानी कि सुमित्रा नंदन पंत, या श्रीधर पाठक की, या फिर सेनापति की। तो देखिए श्रीधर पाठक की रचना है। ठीक है, मनोविनोद भाग 1, 2 और 3। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि माने जाते हैं, और कश्मीर सुषमा जो उनकी 1904 ईस्वी की रचना है, वह ब्रज भाषा में रचित एक इनका मौलिक काव्य है। ओके, आगे देखिए, हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है। श्याम नारायण पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी, ठाकुर गोपाल शरण सिंह या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो हल्दी घाटी नाम से जो महाकाव्य है वह है श्याम नारायण पांडे का, है ना। ये द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि थे, और इनकी अन्य जो रचना है जैसे कि जौहर, यह भी इनका महाकाव्य है 1945 ईस्वी का। ठीक है, बाकी यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में दिया है कि ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि माने जाते हैं और एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं। कौन, माखनलाल चतुर्वेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की जो निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है यहाँ पे, कि प्रिय प्रवास, अधिकतर प्रिय प्रवास के जो पद हैं उनमें बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई पड़ती है। इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है।
या हिंदी को जैसे है, था, किया, दिया, ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। मतलब देखिए, जो हरिओत जी हैं उनकी जो प्रिय प्रवास रचना है उसके विषय में आचार्य शुक्ल के ये विचार हैं। उनमें से ये जो बी विकल्प वाली बात है ये नहीं कही है, इसका उल्लेख नहीं है, तो विकल्प बी सही उत्तर होगा।